जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित जीवानिया आपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो आज का हमारा विषय है इतिहास, हिस्ट्री। नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम। उसका पहला चैप्टर है हमारा। शुरुआत इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से करते हैं। इतिहास का परिचय क्या होता है। पहले हम इतिहास को जान लेते हैं कि इतिहास एक विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहास कई लोगों की कमियां है कि उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट लेने का कारण उसको बोरिंग समझते हैं। बोरिंग समझने का कारण है उसके पीछे के लॉजिक को न जानना। इतिहास को गहराई से समझना होता है, ना कि उसको रटना होता है। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है उसको रटने की। तो इतिहास रटा नहीं जाता, वो पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जब हम उसको समझेंगे और उसके क्रोनोलॉजिकल काल क्रम को जब एक कड़ी से दूसरे कड़ी से जोड़ते हुए चलेंगे, तो इतिहास से बेटर कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। इतिहास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टोरीज है, कहानियों का एक संग्रह है। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी जो कहानियां सुनाती थी, अतीत में बीती हुई कहानियां, घटनाएं, वो कहानी के रूप में सुनाई जाती थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इतिहास अतीत में बीते हुई घटनाएं हैं जो कहानियों के रूप में संग्रहित है हमारे पास, और उन्हीं को ही समझना पढ़ना इतिहास कहलाता है, अगर सार रूप में देखा जाए तो आइए कोशिश करते हैं आपको कि अपनी कुछ तरीकों से कि आपको किसी तरह जो कमियां आपके अंदर आए उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्ट लें, रुचि लें, और कहानियों की कड़ियों को एक दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए हम चलेंगे। तो आप निरंतर इस वीडियो पे और चैनल पे बने रहिए। अगर इतिहास में अगर आपने अपने आप को रुचि दिलाना है, इतिहास में महारत हासिल करनी है, तो आप निरंतर इस वीडियो पे बने रहें। आइए चलिए देखते हैं अपनी इस इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की ओर। तो इतिहास का परिचय। इतिहास, सबसे पहले हम हिस्ट्री वर्ड को जानते हैं। हमारे सामने एक वर्ड आता है इतिहास। है क्या ये इतिहास? सबसे पहले किसी चीज को जानने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना बहुत अच्छा होता है, ताकि पता चले कि ये है क्या चीज उस विषय के बारे में। तभी हम उसको जानना और भी अच्छा हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसान सरल, और तभी उसमें इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। तो इतिहास जो हिस्ट्री वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। वो शब्द क्या है ग्रीक भाषा का? हिस्टोरिया। हमारे एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, स्कॉलर्स, एक ग्रेट स्कॉलर्स, जिनका नाम था हेरोडोट्स, जिनको फादर्स ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोट्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। काफी इंटरेस्टिंग है कि जो हिस्ट्री वर्ड है हमारा, वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जो हिस्टोरिया वर्ड है, और फादर ऑफ द हिस्ट्री।
मतलब इतिहास के पिता। या जनक किन्हें कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। ये इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका काफी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, स्कॉलर थे, बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी। यात्राएं करते वक्त इन्होंने देखा कि बहुत से इवेंट्स हैं मनुष्य के द्वारा कई खोजे हुई, और कई प्राकृतिक चीजों को उन्होंने ऐसे देखा। तो उन चीजों के साथ को संग्रहित करने के लिए उन्होंने कुछ शोध इकट्ठे किए, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इकट्ठे किए, और उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में डाला, एक अकाउंट बनाया, और उससे फिर एक बुक बनाई उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके, और क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में डाल करके एक बुक लिखी उन्होंने हिस्टोरी का, जिसका नाम दिया गया। तो ये एक ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले जो पुस्तक लिखी हिस्ट्री के ऊपर वो इन्होंने ही लिखी थी, और डॉक्यूमेंट्री थी वो, इसलिए इनको एक फादर्स ऑफ हिस्ट्री का अवार्ड्स दिया गया, मतलब जनक कहा गया। यहीं से ही हिस्ट्री की उत्पत्ति होती है हमारे विषय की, और स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो हिस्ट्री के बारे में अभी हमने इतना जाना है। अब हिस्ट्री वर्ड के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री वर्ड क्या है? देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री HISTORY, मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ही का मतलब आई थिंक पास्ट की जितने भी इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स प्लस में स्टोरी के रूप में, वही क्या कहलाया हमारा? इतिहास कहलाया। क्या कहलाया? हिस्ट्री कहलाया। क्या कहलाया? हिस्ट्री। और अगर हम इतिहास का भी संधि विच्छेद करके देखेंगे तो इति प्लस में हास, इति का मतलब होता है बीती हुई, हास का मतलब होता है घटित हुई कहानी। इतिहास बीती हुई घटित हुई कहानियां हैं, उसी को ही हम मिलाकर कह देते हैं इतिहास। अभी हमने उस समय पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतिहास क्या है? कहानियों का संग्रह है, जिसको हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए देखते हुए चलेंगे, तभी इतिहास में हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, रुचि ले सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि इतिहास का जो बैकग्राउंड था हमारा, वो देखा है कि भाई इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वो हमने देखा कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, हिस्टोरिया वर्ड से। इसी का ही मॉडिफाई या मॉडर्न वर्ड है हिस्ट्री, जो कि सबसे पहले हेरोडोट्स नाम के एक विद्वान ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। पहले क्या था कि चीजों को सुनाकर, बताकर, या साक्ष्य के आधार पर उन चीजों को इकट्ठा किया जाता था, लेकिन हेरोडोट्स ने उनको एक डॉक्यूमेंट्स के तरीके से, और क्रोनोलॉजिकल एक वर्ड आता है, जिसका अर्थ होता है कालक्रम। इसका मतलब होता है समय के अनुसार। This is the importance of the words in history, chronology। और इसी को ही मतलब जो हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री लिखने वाला होता है वो अपने जो भी सारांश को लिखेगा, वर्णन को लिखेगा, वो इन्हें क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में ही लिखेगा, क्योंकि
तिथियों के एक दूसरे के बाद, जैसे कि हमने देखा कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत आजाद हुआ 1947 में, तो आफ्टर 1857 के बाद 1947 आता है। तो ऐसे एक दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए चले, मतलब उसी को ही कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कालक्रम, समय के अनुसार। तो इतिहास हमारे तिथियों का ही खेल है सारा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, हम उसको समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे हमने ये देख लिया। दूसरा हमारा है हिस्ट्री। वर्ड का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री बना है हमारा पास्ट इवेंट्स प्लस में स्टोरीज, मतलब कहानियों से मिलकर बना है। और इतिहास मतलब बीती हुई बातें या घटित हुई कहानियां। अब वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि द वर्ड्स हिस्ट्री मीन्स ए क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये जो हिस्ट्री वर्ड है हमारा, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। हिस्ट्री वर्ड means is a chronological description of past events। ये हमारे हिस्ट्री वर्ड्स के बारे में है। और हिस्ट्री वर्ड्स, हिस्टोरी जो वर्ड्स है वो ओरिजिनेट्स हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स हिस्टोरिया। द लिटरल मीनिंग इज नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम रिसर्च। मीन्स इसका एक अर्थ और भी होता है कि हिस्टोरिया का मतलब जो होता है वो होता है नॉलेज obtain from research। कहने का मतलब, हिस्टोरिया का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होना जो कहाँ से हो, शोध से हो। रिसर्च का मतलब क्या होता है? शोध, मतलब खोज, मतलब साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य मतलब प्रूफ के आधार पर, जिसका हमें सबूत हो, वो हमारा हिस्टोरिया। जिन्होंने हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में उन्होंने तैयार किया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दो चीजें हमने पढ़ी है, हिस्ट्री, इतिहास वर्ड के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री को जाना है। कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से आया, हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है कि नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम द रिसर्च, मतलब शोध से प्राप्त। हेरोडोट्स ने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, और फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इतिहास के जनक भी कहा जाता है। और हिस्ट्री वर्ड्स का मतलब होता है पास्ट इवेंट, स्टोरीज, और बीती हुई बातें या घटित हुई कहानियां। इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि इति प्लस में हा प्लस में से, मतलब इसका ये अर्थ भी निकाला जाता है कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि इतिहास में हम मानते भी हैं ऐसा हुआ होगा, जिसके हमें सबूत नहीं मिले, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? ऐसा हुआ होगा, जिसको हम प्राक ऐतिहासिक काल के दौरान पढ़ेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल मतलब प्रो हिस्टोरिका के दौरान। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। हिस्ट्री वर्ड्स मीन इज ए क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यू नो। एंड अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ उतारना है तो उतार सकता है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में, कि हिस्ट्री की परिभाषा क्या है इतिहास की। कुछ समय है, अगर कुछ उतारना है तो उतार सकता है कोई। ये क्रोनोलॉजी है, कालक्रम, जिसका मीनिंग होता है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और ये ठीक है यहाँ तो। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ कि
जो हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री है वो हेरोडोट्स हैं। इनको हेरोडोट्स को ये जो उपाधि दी थी फादर ऑफ हिस्ट्री, किसने दी थी? कैथोलिक चर्च में एक विद्वान था आगे दूसरा, जिसका नाम था सीजर। उन्होंने इस चीज की उपाधि दी थी। तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। और ये रोम के वेटिकन सिटी शहर के अंदर, रोम में एक चर्च है कैथोलिक प्रसिद्ध है, उसके विद्वान थे ये हमारे। इन्होंने काफी देशों की यात्राएं की थी, वहां से इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया था, साक्ष्य को इकट्ठा किया था। मेन चीज है साक्ष्य, शोध चीजें इकट्ठे की, बेस पे आधार पे उन्होंने एक बुक लिखी सबूत के आधार पे, और उसको कहलाया हमारा हिस्टोरी का, जिस बेस पे उनको ये नाम मिला फादर ऑफ द हिस्ट्री। चले आगे, चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। आज की हमारी ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो कृपया वीडियो पे बने रहें। अब आती है डेफिनेशन। तो सबसे छोटी डेफिनेशन है वो यही है कि ऑल पास्ट इवेंट्स आर कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम दूसरे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि history is the chronological description of the past events and facts that's related to it. History is the chronological description of past events and facts, important facts that's related to a person। किसी व्यक्ति का इतिहास हो सकता है, ठीक है, किसी कंट्री का इतिहास हो सकता है, या किसी सोसाइटी का, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड सिविलाइजेशन वो लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास एक कालक्रम वर्णन है बीती हुई बातों का, कहानियों का, जो और तथ्यों का जो संबंधित है किसी एक व्यक्ति से, किसी देश से, किसी समाज से या किसी सभ्यता से। तो हम इस चीज को जोड़ सकते हैं। इसका हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे लिख सकते हैं इतिहास किसी समाज विशेष
की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक राजनीतिक आदि स्थिति का तथा इन स्थितियों में समय के साथ होने वाले बदलाव का वर्णन काल करने को जो इतिहास है वो किसी समाज के बारे में या उसकी विशेष सामाजिक परिस्थितियां जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ जैसे समय बीतता जाता है तो उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। जैसे अब आते हैं हमारे आधुनिक युग में, तो इन चीजों में सभी में बदलाव आते हैं। आप देखते हैं समाज में काफी बदलाव आते हैं। आर्थिक स्थितियों में जैसे कि मुद्राकरण, डिमोनेटाइजेशन हमने देखा, ये सभी बदलाव है हमारे। करेंसी का बदलना, 2000 के नोट प्रचलित होना और फिर बंद हो जाना। सांस्कृतिक, हमारी राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आते हैं आदि स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ जो भी होने वाले बदलाव है उनका एक समय के अनुसार वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसी को ही हम इतिहास की परिभाषा कह सकते हैं। या फिर प्राचीन काल में घटित जितनी भी बातें हैं वो सभी क्या कहलाती है, हमारी हिस्ट्री कहलाती है, इतिहास कहलाता है। या किसी व्यक्ति, समाज आदि देश से संबंधित तथ्यों पे आधारित कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। जो आपको सुगम लगे, अच्छा लगे, आप वो बता सकते हैं इतिहास के वर्णन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ये इतिहास की यहाँ पे परिभाषा थी जो हमने अभी आपको बताई। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में 2 क्वेश्चन उठ कर आते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन बताएंगे। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ऑल पास्ट इवेंट्स आर कॉल्ड हिस्ट्री, आप बता सकते हैं, और अदर्स बता सकते हैं। और एक होता है कि व्हाट इज इन हिस्ट्री। इंटरेस्टिंग बात है, व्हाट इज इन हिस्ट्री। इसके अंदर हम चेंजेस लिखते हैं, बदलाव। इन ए क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस किस में आ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो बदलाव है वो किसी समाज की सांस्कृतिक चीजों के अंदर आ सकता है, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक व्यवस्था के अंदर आ सकता है, धार्मिक व्यवस्था के अंदर आ सकता है। और तो ये सभी जो भी हमारे टॉपिक्स है इनके अंदर क्या क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। और एक्चुअली में जो इतिहास है ना वो डिपेंड्स इन 4 से 5 चीजों के ऊपर करता है। आप देखेंगे कि इतिहास के अंदर हर एक सत्ता के पास सिर्फ इन्हीं 4 से 5 चीजों के अकॉर्डिंग चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इनको भी आप रिमेम्बर दैट कर सकते हो या पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि हमें उस युग के बारे में सिर्फ 4 से 5 चीजों के बारे में जानना है कि उसके अंदर
राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कि सामाजिक बुराइयां क्या थी, सामाजिक अच्छाइयां क्या थी, क्या क्या कुरीतियां थी, जैसे महिलाओं का शोषण था और दास प्रथा का प्रचलन, ये सभी सामाजिक बातें होती हैं। और आर्थिक बातें कि रोजगार व्यवस्था कैसी थी, कृषि पे आधारित थी या फिर व्यापार कैसा था, ये सभी आर्थिक व्यवस्था होती है। राजनीतिक व्यवस्था जो हमने देखा कि भाई राजतंत्र होता है, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सभी एक्सेट्रा राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और एक आती है हमारी धार्मिक व्यवस्था, और नंबर 5 पे आ जाती है हमारी सैनिक व्यवस्था। और मनुष्य के या किसी समाज के या किसी देश की इन्हीं चीजों के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है एक्चुअली, कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, उस समय के दौरान वहाँ की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक व्यवस्था क्या थी, वो ही एक्चुअली में इतिहास कहलाता है। उसी चीज के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है, और हम सब जानेंगे भी यही सब चीजें। और जैसे कि कई लोगों का मानना होता है, बच्चों की धारणा हो जाती है कि हमें सन याद नहीं होते हैं, और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध लड़े गए। वो युद्ध लड़ने के कारण ही बेसिक्स ये है। अगर ये सब चीजें पता चल जाएगा, युद्ध ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि युद्ध हुए क्यों थे और युद्ध होते क्यों हैं। युद्ध होते ही इसीलिए कि जैसे कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए सबसे पहला कारण होता है। दूसरा, आर्थिक, वहाँ के संसाधनों को अपने अंतर्गत लेने के लिए कि वहाँ पे हम अपने व्यापार सिस्टम लगा सकें। और सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए या वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनाने के लिए, अपने सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए कब्जा करना, धार्मिक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। दूसरा, कई राजा महाराजाओं की सोच थी कि अपनी सैनिक व्यवस्था, मतलब सेना की विशालतम चीजों को दर्शाने के लिए भी वो युद्ध करते थे। तो ये सभी चीजें डिपेंड्स करती हैं किस चीज के लिए, वॉर के लिए। तो इतिहास में जो भी वॉर हुए उनके बेसिक्स रीजंस हैं ये 5 चीजें। अगर हम इन 5 चीजों के बारे में जानेंगे, कड़ियों के बारे में जानेंगे, तो वॉर हमें समझ में आ जाएंगे। तो वॉर समझ में आ गया तो जिन बच्चों की जो सोच है कि युद्ध, तो वो युद्ध भी समझ में आएंगे और इतिहास भी समझ में आएगा आई थिंक। और यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तक कोई एनी डाउट हो तो आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, तो अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा डेफिनेशन के बारे में। और इससे पहले एक बार रिपीट करा देता हूँ कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम द रिसर्च, कि शोध के आधार पर जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसको हम हिस्टोरिया वर्ड के अंतर्गत डालते हैं। और हिस्टोरिया वर्ड से ही क्या बना, हमारा हिस्ट्री वर्ड बना है। और हिस्टोरी का बुक लिखी थी हेरोडोट्स ने, जो फादर्स ऑफ द हिस्ट्री कहलाता है हमारा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री जो है पास्ट इवेंट्स होती है हमारी। और हिंदी में हमने देखा था कि बीती हुई बातें या घटित हुई कहानियाँ, ठीक है, या ऐसा हुआ होगा, वो अभी हम जानेंगे आगे अगले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इंतजार करते हैं, नोट करिए। और बाई चांस यदि कहीं आपको गलतियां नजर आए तो आप इग्नोर करना, क्योंकि लिखते वक्त ध्यान नहीं रहता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। मेन चीज बेसिक है कि हमें नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए, कि आपको हम ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं।
और अगर आपको कमियां नजर आती है आप कमेंट्स में भी करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियां ना करें, सुधार सके। यदि आप ही बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा, हमें क्या पता, हमने तो गलती की है ना। तो गलतियां बताने वाले तो आप ही हैं, तो आप गलतियां बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नॉलेज है हमारी 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और 8th क्लास के बच्चे भी इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। और जैसे कि राजाओं को यश प्राप्त होता था, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कर, तो वो यशदेव कहलाते थे कुछ राजाएं, जिनको यश प्राप्त हुआ था कि काफी युद्ध लड़े उन्होंने, अच्छाइयाँ की, प्रजा के अंदर काफी सुधार किया, अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंदर, राजनीतिक, इन सभी चीजों के अंदर उन जिन्होंने राजाओं ने अपना सुधार किया, अपना विस्तार किया, तो उन्होंने यशदेव की उपाधि भी प्राप्त की। तो उम्मीद करता हूँ कि 8th क्लास के लिए भी, 7th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, सभी क्लासों के लिए हेल्प रहेगी हमारी। और डेली एक वीडियो हिस्ट्री पे डाली जाएगी। बाय चांस किसी दिन मिस्टेक हो सकती है। अब से रोजाना एक चैप्टर हिस्ट्री का ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और अभी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री का स्टार्टिंग करेंगे हम। अभी तो हमने आज इंट्रोडक्शन कराया है कि इतिहास है क्या बेसिकली, तो अभी हमने जाना है, तो उसमें रुचि लें। बिना इंट्रोडक्शन के हमें पता ही नहीं है कि इतिहास है क्या, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, सभी की ये डिमांड्स है। बट मुझे ये लगता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो हमारी दादियाँ, नानी, नाना, दादे, सब दादाजी जो भी कहानियां सुनाते थे, वही कहानियां ये सब है। तो आप कहानियां समझकर इस चीज को पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने। अब बात आती है, अभी हमने पढ़ा था कि फादर्स ऑफ द हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का फादर कौन है। फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ये कौन है हमारा, मेगास्थनीज। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत है। राजदूत था ये। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था, प्रथम विदेशी भी बताया गया 326 ईसा पूर्व में। पढ़ेंगे इतिहास में इसके बारे में, लेकिन अभी एक हल्की सी रिव्यू डाल देते हैं। ये सिकंदर का क्या था, सेनापति था। नौसेना था आई थिंक। और इसने जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था भारत पर, ठीक है। और जो मेगास्थनीज भारत आया था वो आया था 303 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। एक्चुअली हुआ क्या था,
कि धनानंद का शासन चल रहा था मगध के ऊपर और वो क्रूर शासक था, जनता से नाजायज कर वसूलता था और टैक्सेस जिसको बोलते हैं हम। तो जिससे जनता परेशान थी, तो एक गुरु थे चाणक्य, सभी जानते हैं, बड़े अच्छे थे अर्थशास्त्र, उन्होंने बुक लिखी थी और इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और सभी के वो प्रिय रहे हैं। और उन्होंने जो बताया है, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी है, चाणक्य नीति, सभी पढ़ते भी आई थिंक, और सबके लिए हेल्पफुल भी, आप सभी भी पढ़िए चाणक्य नीति, सभी के लिए हेल्पफुल होती है वो। तो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ली थी धनानंद से बदला लेने के लिए, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उसको प्रशिक्षित किया और राजा बनाने के लिए, और राजा बनाया उनको। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, सब सारी दुनिया को जीतते हुए इस तरफ आ गया था, भारत की तरफ, सोने की चिड़िया को उसकी निगाह थी, बट उसको खदेड़ दिया गया भारत से, भारत पे वो अधिकार जमा नहीं पाया। और उसी का ही एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो वापिस जिसने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और राजदूत को आज के समय में एम्बेसडर बोलते हैं इंग्लिश में। जो विदेशों में हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं, बट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, ये दो चीजें होती हैं। । 1926 में कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है जो ब्रिटेन के अंतर्गत जितने भी देश थे वो इसके अंतर्गत आते हैं, बट बाकी जो देश जो उसके गुलाम नहीं थे, वहां पे जो भी नियुक्ति होगी वो एम्बेसडर कहलाएगी। बट कॉमनवेल्थ के अंडर में जितने भी कंट्रीज है, वहां पे जो अपने नायक भेजे जाते हैं, राजदूत भेजे जाते हैं, उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है, हाई कमीशन कहलाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं। और ये सभी हमारे जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, उसके एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है आईएफएस, एक होता है आईईएस, एक होता है आईएमएस और एक होता है आईआरएस। तो आईएएस का मतलब आप समझ गए होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विसेज। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आईएएस का मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईएमएस का मतलब इंडियन मेडिकल सर्विसेज। आईआरएस का मतलब इंडियन रेलवे सर्विसेज। तो इसके एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी सीएससी के थ्रू। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और सबसे टॉपेस्ट रैंक पोस्टेज है ये, चॉइसेस होती है बच्चों की, बट आईएफएस इन्हीं में से एक है जो इन चीज़ों के लिए नियुक्त होती है विदेशों के अंदर, एम्बेसडर और हाई कमीशन, आप लोगों के लिए बता देते हैं। और पुलिस जितनी भी होती है हमारी, पैरामिलिट्रीज और पुलिस फोर्स, उनके अंदर जो हमारे एसपी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, और उससे नीचे के जैसे डीएसपी रैंक के जो होते हैं वो स्टेट पीसीएस के थ्रू नियुक्त होते हैं। तो एग्जाम हम ये जो हम तैयारी करा रहे हैं वो बेसिकली यूपीएससी के लिए ही करा रहे हैं, बट यूपीएससी का जो सिलेबस है वो फाउंडेशन बेस जो होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है, और एनसीईआरटी लेवल से ही हम इस चीज़ की तैयारी स्टार्ट कराई, जीरो से स्टार्ट किया है हमने। अब उसमें एनसीईआरटी की बुक्स आ जाएंगी सभी, जो 6 से लेकर 12 तक की होंगी। तो ये जो नॉलेज होगी 6 से 12 तक तो होगी, बट ऑल कंपटीशन सर्विसेज के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इस चैनल पे बने, और आगे भविष्य में बहुत काम आएंगी। और जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें, ताकि उनको इस चीज़ का मदद मिले, हेल्प मिले। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था और चाणक्य के द्वारा उन्होंने, तो सॉरी 303 नहीं, 303 में तो आया था, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट बात और है जो कि कई चीजें होती हैं वो भी बता देता हूँ कि जो सेलुकस निकेटर की जो लड़की थी हेलिना कार्लिन थी, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, कार्लिन था, उसको कुछ बुक्स में कार्लिन के नाम से बताया गया, कुछ बुक्स में हेलिना के नाम से बताया गया। मुझे हेलिना याद था क्योंकि एक सीरियल आता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अंदर हेलिना नाम ही दिया गया था, तो मुझे हेलिना से याद है, बट बुक्स के अंदर कार्लिन भी दिया गया है, इसलिए मैंने उसको कंफर्म किया था। तो कार्लिन और हेलिना इसकी पुत्री थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया था। तो मेरे हिसाब से ये भारत की प्रथम विदेशी महिला दुल्हन भी थी। तो इंटरेस्टिंग बात है ये भी। तो ये क्वेश्चन भी बन के आता है कई बार कि कार्लिन किसकी पुत्री थी या चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हुआ था, उसका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये जो मैं बताई है, ये जो गुप्त बातें होती है, डेप्थ में गुप्त बातें होती है, ये पीसीएस और यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम हर चीज को बता करके चलेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। तो ये चीज समझ में आएंगी यहाँ तक आई थिंक। तो हमने अभी पढ़ा है किसके बारे में, फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के बारे में। कौन है हमारे? मैगस्थनीज। अच्छा, मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार पूछा है, दिल्ली पुलिस में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो देख लेना। दिल्ली पुलिस में और रेलवे में। इंडिका, कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? इंडिका, लिख लेना। फादर ऑफ द हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। अच्छा, किस सन में आया? 303 ईसा पूर्व में आया। अच्छा, वो किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। सिकंदर का सेनापति, मतलब सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अच्छा, कार्लिन किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कार्लिन का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित कौन सी पुस्तिका है या पुस्तक है? इंडिका, जिसमें भारत का इतिहास लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसने उस समय के दौरान के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में इस चीज के अंदर वर्णन किया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और चंद्रगुप्त जो है हमारे, उन्होंने किसको हरा के मगध की गद्दी पे शासन किया था? धनानंद को, और नंद वंश का जो शासक था, ठीक है। और दूसरा क्या है, इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जो कि आगे चल के इनके प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है ना। और उन्होंने इनको मतलब राजा बनाया था, जिनको किंग मेकर की भी उपाधि दी गई थी। और यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताना, जो भी चीज समझ में ना आई हो। तो आई होप यहाँ तक चीज समझ में आएगी। अब हम चलते हैं, प्रथम भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्रथम भारतीय
इतिहास का जनक। देखो शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। जो शब्द होते हैं ना उन्हीं से ही खेला जाता है। जो एग्जामिनर होता है वो शब्द के साथ खेलता है। अभी क्या पढ़ा हमने कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक कौन है। अच्छा इसका हिंदी में अनुवाद और कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना, भारतीय इतिहास का जनक। ठीक है, और ये है प्रथम भारतीय इतिहास का जनक कौन है। कितना इंटरेस्टिंग, मतलब कॉमन क्वेश्चन है बट एक वर्ड का ही हेरफेर है कि प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे। अब ये थोड़ा विषय पेचीदा हो गया है। यहाँ पे दो इतिहासकारों का नाम आता है। एक आता है हमारा बाण भट्ट, आप सभी जान रहे होंगे बाण भट्ट नाम से, काफी प्रसिद्ध कवि है। और दूसरा आता है हमारा कलहन। ठीक है, बाण भट्ट, इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, हर्षचरित्र। ठीक है, इनके द्वारा राजतरंगिणी। ठीक है, ये क्या है, ये हर्षवर्धन पर लिखी गई एक जीवनी है। हर्षवर्धन जो हमारा शासक था, जीवनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बायोग्राफी। ये बायोग्राफी है। ठीक है, और ये इतिहास है कश्मीर का इतिहास। के राजाओं का इतिहास ऐसे लिखा जाता है इसको, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। डिफरेंस आपको समझ में पता चल गया होगा कि ये तो क्या है, बायोग्राफी है, जीवनी है, और ये क्या है, इतिहास। बट सबसे पहले ये लिखी गई थी और फिर ये लिखी गई थी। परंतु अगर इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये इतिहास नजर आता है हमें, ये बायोग्राफी नजर आती है। तो प्राथमिकता किसको दी जाती है, कलहन को दी जाती है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये संस्कृत में लिखी गई थी सबसे पहले, और ठीक है, और इसको दूसरा नाम भी दिया गया है अगेन, ये राजाओं की गंगा भी कहा जाता है। कि इसमें जो वर्णन किया गया था राजाओं की गंगा, ऐसा कुछ नाम दिया गया है। ठीक है ना, समझ जाएंगे आप, हिंट मिल जाएगा। कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, मतलब इसमें एक राजा के बाद एक राजा के बाद उनके उनके इतिहास के बारे में वर्णन किया। मतलब एक गंगा सी बह रही है राजाओं की। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इस पुस्तक को ये ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी नाम याद कर लेना। राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कलहन ने। ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे जो आते हैं हमारे। और बाण भट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित्र लिखा था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक दरबारी कवि था। कौन था ये, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। कोर्ट पोइट था ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। और हर्षचरित्र इसने पुस्तक लिखी थी हर्षवर्धन को खुश करने के लिए। और तो प्राथमिकता जो दी जाती है वो कलहन को दी जाती है। यदि ऑप्शन में अगर आपको बाण भट्ट नजर आए तो आप बाण भट्ट पे क्लिक कीजिए, टिक कीजिए। कलहन नजर आए तो आप कलहन पे टिक कीजिए। यदि आपको कहे कि प्राथमिकता के आधार पर तो आप कलहन टिक कीजिए। और यदि ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे बोथ, बाण भट्ट भी और कलहन भी, तो आप दोनों पे टिक कीजिए, दोनों सही होंगे। ठीक है, तो ये विषय बड़ा इम्पोर्टेंट था जानकारी के लिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं।
आई होप ये जरूर बताना कि इतिहास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप बताएंगे तो हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको और कवर कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए। तो एक बार आप उतार सकते हैं इसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में आप उतार लेना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, रफ कर दें। चलिए देखिए अब हम एक टेबल बनाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, फिर इसी बेस पे हमारा इतिहास आगे बढ़ेगा। अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था, बट अब हमारा मेन चीजें चलेंगी, स्टार्ट होंगी, वो आपको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री, जो चीजें आपको नहीं बताई गई वो अब सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कि एनसीईआरटी में कई कई बार बताया नहीं जाता है, और वैसे नॉलेज का जो आधार है वो एनसीईआरटी है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो बेसिकली तीन, हमारा जो इतिहास है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है हिस्ट्री को। तो सबसे प्रथम है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है जी। दूसरा आता है हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक। समझना ध्यान से, आपने जो पढ़ा और वो हम क्या पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इतिहास है क्या, अब पता चल जाएगा आपको। एक्चुअली में प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है ना, सबसे पहले हम समय का वर्णन कर लेते हैं। वो अति नूतन, अति नूतन मतलब तब कुछ नहीं था, तब से लेकर मतलब स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ना कि संसार में, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, कि एक एटम्स था, अणु, उसके अंदर बिग बैंग की थ्योरी हुई, विस्फोट हुआ, ठीक है। वो हम ज्योग्राफी के लेसन में कवर करेंगे, उसकी भी क्लासेज आएंगी। पहले हम हिस्ट्री की कुछ क्लासेज लेके आ रहे हैं ताकि वो रूटीन से चले, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी बेसिस पे क्लासेज आएंगी, अब रनिंग में आएंगे, ठीक है। अति नूतन से लेकर के ये हमारा चला था, ये ठीक है ना, ये लगा देते हैं काल, 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 ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं अभी। सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता, ठीक है जी। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अभी करेंगे इसको। देखिए ये लगभग 5 लाख से ठीक है, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। और ये हमारा आता है 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। और ये जो आता है हमारा,
10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा। और ये थी हमारी किस पे आधारित, कार्बन डेटिंग के आधार पे ये तिथि निकाली गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधार पर या कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या है। वो 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की मानी गई। ठीक है। वैदिक सभ्यता दो भागों में डिवाइड की गई है। एक है हमारी रिंग वैदिक काल और एक होता है हमारा वैदिक काल। रिंग वैदिक काल जो था हमारा वो 1750 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और वैदिक काल जो चला था वो ये इसको हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो चला था हमारा वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है भाई, यहाँ तक का काल विवरण हमें पता चल गया। 5 लाख से 5 लाख इसलिए रखा गया क्योंकि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई थी इस धरती के ऊपर, धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और पैरामाइट्स के रूप में हुई थी। ठीक है। पैरामाइट्स कल हम करेंगे। कल हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो पैरामाइट से होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने वर्णन पढ़ा है इतिहास का, कैसे हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, फिर ऐतिहासिक काल के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ये जो डिवाइड है हमारा, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। ये हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए, जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो ये 3 चीजें पढ़ाई जाती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हमें भी यही पढ़ाया है, लेकिन अब हमने पढ़ा है तो हमें जानना है कि इसके अलावा भी हमारे सामने ये सब कुछ है। जब हम ये जान पाएंगे तभी हम उस तरफ जा पाएंगे। तो हमारी दुनिया पहले इतने समय की कहानियों को कवर करके आगे बढ़ी है। ठीक है। तो हमें पहले इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। अगर इन चीजों को जानना है तो उससे पहले हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनकी वो 5 चीजें किस प्रकार से थी, उनमें क्या क्या बदलाव आए जिस कदर आज हम इन बदलाव के साथ जी रहे हैं। तो उन्होंने क्या गलतियां की ताकि वो गलतियां हम ना दोहराएं। हम क्या गलती कर रहे हैं, आगे हमारे आने वाली जनरेशन वो गलतियां न दोहराएं। तो ये सभी चीजों का लिखित जो विवरण होता है वो इतिहास कहलाता है। हमारे द्वारा जो घटित घटनाएं हैं, जो हमारे ऊपर जो बीती हुई कहानियां हैं, वो सभी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या कहलाएंगी? इतिहास कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इतिहास। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई जो भी बदलाव, राजनीतिक व्यवस्था लगा लो, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे सैनिक व्यवस्था, किसी के दौरान भी, तो वो सभी बदलाव ही चेंजेस ही क्या कहलाती है? हमारी इतिहास। वो ही वो सब सुनाते हैं। जैसे हमने रामायण महाभारत से क्या कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन पुट करते हैं हमसे सभी टीचर्स भी, हमारे जितने बड़े हैं, क्या वो क्या सीखने को मिला? सीखने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो गलतियां की सेम बेसिकली हमें वो चीजें नहीं दोहरानी चाहिए, यही तो सीखने को मिलता है। तो इतिहास हमें ये सब चीजें सिखाता है। और इतिहास की एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। उसके दोहराने का कारण यही है कि यदि उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां अगर हम दोहराएंगे तो वही इतिहास दोबारा से हमारे साथ होगा। इसलिए इतिहास अपने आप को दोहराएगा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है इतिहास पढ़ने से कि वो गलतियां हम न दोहराएं,
और किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपना खुद का विकास किया, ताकि हम अगर उन गलतियों में चल रहे हैं तो हम अपना विकास कैसे उनसे सीख कर कर सकते हैं, हम अपने अंदर कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो आप बोर न हों, इस चीज़ को जानने के लिए इच्छा, क्रिएटिविटी या क्यूरियोसिटी जगाएं, ठीक है। और मदद के लिए हम हैं, पढ़ाएंगे इसको थोड़ा डीपली अच्छे से। तो अभी जान लेते हैं प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं। तो अभी फिलहाल आपसे ये सब पढ़ाया जा रहा होगा एंशियंट के अंदर, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ये सभी 6ठी क्लास के अंदर पढ़ाया गया है यहाँ तक, ठीक है। फिर 7th में आ जाता है और 8th क्लास में आता है मध्यकालीन इतिहास। जो 8th क्लास के विद्यार्थी हैं वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं फिलहाल यहाँ तक। तो यदि अगर उन्होंने ये सब जाना होगा तो इसका इंटरेस्ट वो ले रहे होंगे। यदि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं जान पाई तो इसका वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो अगर उन्हें इस चीज़ का, मध्यकालीन इतिहास का अगर उन्होंने इंटरेस्ट लेना है आप सभी को, तो उससे पहले ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और आगे का 9th 10th 11th 12th ये सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप सभी निरंतर इस चीज़ पे बने रहें, सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी इंटरेस्ट के साथ। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं और अध ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है प्राग प्लस में ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग का मतलब होता है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, या ऐसा हुआ होगा, अभी हमने पढ़ा था ना, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि यदि हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और उस चीज के बारे में हम क्यूरियोसिटी बनाते हैं, कोई काल्पनिक बातें बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सुनी सुनाई बातें, या ऐसा हुआ होगा। उसका जैसे कुछ लिखित विवरण न मिलकर कुछ अन्य साक्ष्य मिलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी मोहरें मिली, यहाँ पे हमें ऐसे तराजू बाट तोलने की इकाई ये मिली है, यहाँ की सामाजिक इकाई ये थी, जैसे बंदरगाह पे कुछ अवशेष मिले। तो ये सब चीजें क्या, लिखित विवरण तो नहीं मिला हमें, कुछ वैसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वस्तुओं के रूप में। तो उनसे हमें डेफिनेट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं हो पाती है, तो जिसे हम किस में डालते हैं, सुनी सुनाई बातों के अंतर्गत ले आते हैं। या फिर ऐसा हुआ होगा जिसको हम कहानियां के रूप दे देते हैं, कहानियों के रूप, ठीक है। जैसे कि हमारी फिर वही बात आएगी, नाना नानी सुनाते थे या दादा दादी सुनाते थे आपने, तो आपको तो पता नहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप सोचते होंगे हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो वो सुनी सुनाई बातें हो जाती है, जिनको श्रुतियाँ कहते हैं, कहानियाँ, ठीक है, कानों से सुनी जाने वाली बातें। तो उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक, मतलब ऐसा ऐतिहासिक वर्णन जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। तो प्राक ऐतिहासिक का मेन जो मीनिंग होता है, कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। तो कैसे पता चलता है, पास, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इन युग के दौरान, इस एज के दौरान हमें क्या मिला, पत्थर के अवशेष मिले, जिसके आधार पे हमने ये सब अंदाजा लगाया, ये सब कहानियां बनाई, जिस आधार पे हमें उस समय काल क्रम के अनुसार उस समय के बारे में ये सब नॉलेजें प्राप्त हुई। तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इस एज को हम डालते हैं स्टोन एज के अंतर्गत, ठीक है जी। नव पाषाण को डालते हैं चैल्कोलिथिक एज। सिंधु घाटी सभ्यता को डालते हैं ब्रोंज एज के अंतर्गत। ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता को डालते हैं आयरन एज के अंतर्गत।
कि ये सब चीज़ें क्या होती है। जैसे ही हमने डेप्थ में पढ़ा, ये सब चीज़ें भी हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, इंटरेस्ट बिल्कुल ब्रीफली खोल कर इसको। तो इसका मतलब हुआ जिसका कोई लिखित विवरण नहीं वो कहलाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल मतलब अधूरा। लिखित विवरण तो है परंतु पढ़ा नहीं गया है। ऐसे लिख लो, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, मतलब अधूरा। लिखित तो है बट पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस मेनली इसके बारे में डाला जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता का जो हिस्सा है ना वो पढ़ा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं पढ़ा गया है, इसलिए अधूरा। मतलब ये पढ़ा गया, ये नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उनके वर्ण चिन्ह हमारे पास आज भी है अवशेष के रूप में, बट उनको अभी समझा नहीं जा सका है, ना ही वो पढ़ा गया है। इसलिए हम उनके बारे में इतनी नॉलेज प्राप्त नहीं, लेकिन रिसर्च जारी है, अभी भी लगे हैं वैज्ञानिक उस चीज को पढ़ने में, बट अभी से सफलता मिली नहीं है उस चीज के अंदर। तो इसको हम अधऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और वैदिक सभ्यता आप सभी जानते हैं, वेदों का ज्ञान। ठीक है, तो वेदों से तो आजकल जितनी भी नॉलेज हो रही है वो वेद से ही स्टार्ट हो रखी है हमारी। तो बेसिक जो नॉलेज है वो वेद से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक सभ्यता, कहने का मतलब वेद ही आधार है। तो वेद ही आधार मतलब वेदों को पढ़ा गया है, वेद से पहले जितनी भी चीजें थी उनको पढ़ा नहीं गया है। कि भाई प्राग ऐतिहासिक में तो कोई लिखित विवरण था ही नहीं। ठीक है, दूसरा अधऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उन्होंने कुछ लिखा परंतु वो अभी तक पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो हमारे वेद लिखे गए थे वेद व्यास जी द्वारा, ठीक है, वो सभी पढ़े गए हैं। उन्हीं के आधार पे ये दुनिया चली हुई है, शिक्षा पद्धति हमारी सबकी। ठीक है, तो आप सभी इस चीज से जान पाए होंगे। यहाँ तक ऐतिहासिक काल हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 1964, जिसमें हमारा देश मेनली कैसे हमारा इतिहास बना, महाजनपद स्टार्ट हुए, राजा महाराजाओं के बारे में जानना और उनके युद्ध के बारे में जानना, उनकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक, कैसे हम गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, गुलाम वंश आया, मुसलमान आए इस देश के अंदर, कैसे फिर अंग्रेज, ब्रिटिश, पुर्तगाली, यूरोपियन कंट्रीज आई, कैसे हम उनके गुलाम हुए, फिर उनके चंगुल से हम बचे, कैसे हमें आज़ादी मिली। तो ये सभी कहलाता है हमारा ऐतिहासिक, क्योंकि इन सब का हमारे पास क्या है, लिखित विवरण भी है, साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो हर चीज में हमने उस चीज के बारे में महारत हासिल की हुई है। तो ये हमारा कहलाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब ऐसा रहस्य जिनको हम जान सके हैं। अधऐतिहासिक मतलब एक ऐसा रहस्य, रहस्य मतलब छुपी हुई बातें जिसके बारे में हमें अधूरा ज्ञान है। और प्राग ऐतिहासिक मतलब एक ऐसा रहस्य जो सुनी सुनाई बातें के रूप में है। ठीक है, तो अभी मोस्टली आई थिंक आप जान पाए होंगे यहाँ तक। और मध्यकालीन इतिहास तक आने में थोड़ा समय लगेगा, बट बच्चों आप निरंतर बने रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और ये सब चीज़ें जैसे जानते जानते धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे यशदेव, तो हम निरंतर रूप से आगे इस मध्यकालीन इतिहास को भी जान पाएंगे, मुगलों के बारे में भी जान पाएंगे और कैसे हमें आज़ादी मिली, तो वो सब चीज़ें हम जान पाएंगे। तो आप सब, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई गलतियाँ हो गई हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।